नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं सुर्खियां। दिन भर की खबरों को समेटकर आपके सामने लाने वाली दी ललन टॉप की नई पेशकश। पहली सुर्खी बनी है विपक्षी दलों की राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच चलने वाली खटपट से। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बाद बारी आई है तमिलनाडु की। आज यानी 9 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि कार्रवाई के बीच में सदन छोड़कर चले गए। राष्ट्रगान के लिए भी नहीं रुके। अमूमन भाषण देने पर बवाल हो जाता है, लेकिन यहां भाषण से कुछ बातें गायब करने को लेकर बतंगड़ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल ने द्रविड़ मॉडल, पेरियार, धर्मनिरपेक्षता और आम्बेडकर सहित कुछ शब्दों को अपने भाषण में पढ़ा नहीं। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्यपाल के भाषण को रोका और आपत्ति जताई कि रवि ने तैयार किए हुए भाषण के कुछ हिस्से जानबूझकर छोड़ दिए। इतना ही नहीं, स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश किया कि सदन के रिकॉर्ड पर वही भाषण लिया जाए जिसे सरकार ने तैयार किया। सदन में DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस SPA के पास बहुमत है, तो प्रस्ताव आसानी से पारित भी हुआ और तब राज्यपाल RN रवि वॉकआउट कर गए। तब बाहर आई ये वायरल क्लिप। जब रवि भाषण देने आए, माहौल तभी गर्म हो गया था। उनके आते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। रवि ने इसी कोलाहल में अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने जो भाषण पढ़ना था वो तमिल में लिखे एक भाषण का अंग्रेजी अनुवाद था, जिसे सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन राज्यपाल ने जब उसे पढ़ा तब 12वें और 64वें पैराग्राफ के हिस्से छोड़ दिए। इनमें राज्य को किसी भी तरह की हिंसा से मुक्त रखने और महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं में सरकार के प्रदर्शन की बात थी। इसके बाद राज्यपाल ने 65वें पैराग्राफ को पूरी तरह छोड़ दिया। इसी में द्रविड़ मॉडल, पेरियार और आम्बेडकर का जिक्र था। पेरियार वाली बात को DMK हल्के में जाने नहीं दे सकती थी और फिर यही हुआ भी। ये स्टालिन सरकार और राज्यपाल रवि के बीच तकरार के सार्वजनिक प्रदर्शन का एक उदाहरण भर था। दोनों के बीच खींचतान काफी समय से चल रही है। DMK का आरोप है कि राज्यपाल ने तकरीबन 20 बिलों को मंजूरी देने में अनावश्यक देरी की। इसके विरोध में DMK ने राज्यपाल के कार्यक्रमों का बॉयकॉट भी शुरू कर दिया था। इस साल 8 जनवरी को पार्टी ने राज्यपाल के इस्तीफे की मांग भी रख दी थी। रवि ने बीते दिनों में यह भी कहा था कि सूबे का नाम तमिज़गम होना चाहिए, जिसका द्रविड़ पार्टियों ने जबरदस्त विरोध किया था। RN रवि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने खुफिया विभाग यानी कि IB में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। वो पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और इसीलिए वो भारत सरकार की ओर से नागा शांति समझौते में मुख्य वार्ताकार भी थे। नागा वार्ता को आगे बढ़ाने के मकसद से उन्हें नागालैंड का राज्यपाल भी बनाया था। नागा शांति समझौते के फ्रेमवर्क ऑफ अग्रीमेंट पर जब दस्तखत हुए थे तो इसमें रवि की मेहनत को भी क्रेडिट दिया गया, लेकिन फिर नागा गुटों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि रवि के रहते बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। सरकार ने कुछ दिनों विरोध को दरकिनार किया, लेकिन सितंबर 2021 में आखिरकार केंद्र रवि को नागालैंड से तमिलनाडु ले ही आया और इसी के बाद से तमिलनाडु से राज्यपाल बनाम सरकार खटपट की खबरें नियमित रूप से आने लगी। अगली सुर्खी का संबंध 3,250 करोड़ के ICICI बैंक लोन फ्रॉड केस से है। इस केस में आरोपी ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर जो हैं, उन्हें राहत मिली है। आज यानी कि 9 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस PK चव्हाण की बेंच ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि चंदा कोचर और उनके पति दीपक की गिरफ्तारी पिछले साल 23 दिसंबर को हो गई थी। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में शरण मांगी थी। उनकी गिरफ्तारी CRPC के सेक्शन 14A के उल्लंघन में की गई थी। इस सेक्शन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले एक नोटिस भेजना चाहिए। दर्शक जानते ही हैं कि इस केस में वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत को CBI ने 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस दिन हमारे खास शो खर्चा पानी में ICICI बैंक लोन फ्रॉड केस के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। अगर आप पूरा मामला समझना चाहते हैं तो खर्चा पानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली सुर्खी देश के पूर्व सैनिकों के लिए लागू OROP यानी वन रैंक वन पेंशन योजना से जुड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केंद्र को 15 मार्च 2023 तक OROP योजना के तहत बकाया रकम का भुगतान करना होगा। आप संदर्भ जान लेंगे तो आपको खबर अच्छे से समझ में आएगी। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि एक ही रैंक पर रिटायर हुए सैनिकों को रिटायरमेंट की तारीख को नज़रअंदाज करते हुए एक समान पेंशन दी जाए। वैसे इसमें सर्विस का कुल पीरियड भी समान होना चाहिए, तभी आपको उस रैंक की
वो पेंशन मिलेगी चल रही है। पूर्व सैनिकों के लंबे आंदोलन के बाद सितंबर 2015 में केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। 7 नवंबर 2015 को जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा था कि योजना 1 जुलाई 2014 से इफेक्टिव मानी जाएगी, प्रभाव में आएगी। लेकिन कई पूर्व सैनिकों ने पेंशन के भुगतान में देरी की शिकायत की थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। आज इसी मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की और फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि अगर पूर्व सैनिकों को लगता है कि केंद्र की तरफ से ओआरओपी के बकाये भुगतान से वो असंतुष्ट हैं तो पीआईएल दाखिल करके राहत मांग सकते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि 23 दिसंबर 2022 को वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन भी हुआ था। तब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया था कि पहले इस योजना में 20,60,000 पेंशनर्स को लाभ मिलता था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अगली सुर्खी, जबरन और प्रलोभन देकर होने वाले धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने टिप्पणी की, कहा कि धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है जिसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की याचिका दायर की गई है। वो चाहते हैं कि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिले। इसमें उन्होंने केंद्र और राज्यों को पार्टी बनाया है। वो ये भी चाहते हैं कि मामले में न्यायालय की मदद के लिए अमाइकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की नियुक्ति हो। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को उपस्थित रहने को कहा। पीठ ने कहा, हमें अटॉर्नी जनरल का सहयोग चाहिए। बल, प्रलोभन आदि धर्म परिवर्तन के तरीके हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए? सुधारात्मक उपाय क्या हैं? सुनवाई की शुरुआत में तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने याचिका को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जिसमें जोर देकर कहा उन्होंने कि राज्य में इस तरह के धर्मांतरण का कोई सवाल ही नहीं है। पीठ ने इस पर आपत्ति जताते हुए टिप्पणी की कि आपको इस तरह उत्तेजित होने के अलग अलग कारण मिल सकते हैं। अदालती कार्यवाही को अन्य बातों में न बदलें। हम पूरे राज्य के लिए चिंतित हैं। अगर आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो यह गलत है, नहीं है तो यह अच्छी बात है। इसे किसी एक राज्य को लक्षित करने के रूप में न देखें, इसे राजनीतिक न बनाएं। शीर्ष अदालत ने हाल ही में कहा था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण कर सकता है। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता का एक बयान भी आया है, आप सुनिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण पे सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत ही सीरियस मैटर है। बहुत सारे इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई हैं, टोटल 8 एप्लीकेशन आई हैं हमारी पीएल का विरोध करने के लिए। कोई कह रहा था पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कह रहा था ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। इस तरीके के अलग अलग एलिगेशन लगाए गए हैं। करुणानिधि की जो डीएमके पार्टी की तरफ से भी पिटीशन आई हुई है, तमिलनाडु सरकार भी आई हुई है। सबके ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ये मैटर सीरियस है, इस पर सुनवाई करेंगे। आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी इसमें अपीयर करेंगे। मिस्टर अरविंद दातार जो सीनियर एडवोकेट है वो भी इसमें रहेंगे। और कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मुद्दे को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे, इस पे डिटेल हियरिंग करेंगे और इस पे हम जजमेंट पास करेंगे। बार बार चूंकि मेरी पिटिशनर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, तो कोर्ट ने इस मैटर को सुओ मोटो ले लिया है। सुओ मोटो लेने का मतलब है कि कोर्ट अच्छी तरीके से समझता है कि मैटर बहुत सीरियस है, इसका कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर आखिरी सुर्खी बनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने आज यानी 9 जनवरी को खारिज किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक समिति का गठन किया, यानी कि सरकारों ने। इसमें गलत क्या है? मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के हक के दायरे में है। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं बन सकता। किसी कमेटी के गठन को ही संविधान के विपरीत बताते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। सरकार और यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक इसे बड़ी जीत मान रहे हैं। कई लोग इसे सिविल कोड के लिए पहला कदम भी बता रहे हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।